नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो इतिहास, महत्वाकांक्षा और भविष्य इन सबको एक साथ जोड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी महत्वाकांक्षी परियोजना का एक विश्लेषण है। शीर्षक है नालंदा का पुनरुद्धार, क्या प्राचीन गौरव पुनः प्राप्त किया जा सकता है? और ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना। हाँ, हम सब ने पढ़ा है, सुना है नालंदा के बारे में। प्राचीन भारत का वो जगमगाता सितारा, दुनिया भर के ज्ञान पिपासुओं के लिए केंद्र, अब उसे फिर से एक तरह से जीवंत करने की कोशिश हो रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नए परिसर का उद्घाटन भी किया। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें, क्या ये वाकई संभव है? क्या इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है? क्या वो प्राचीन गौरव फिर से हासिल किया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा उस सुनहरे अतीत को याद करते हैं जिसने नालंदा को एक लीजेंड बनाया। बिहार में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और ये सिर्फ कोई मामूली शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि दुनिया के शायद सबसे शुरुआती आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक। सोचिए जरा, उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा केंद्र जहां हजारों छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे, पढ़ते थे, विमर्श करते थे। और इसकी शोहरत, जैसा आपने कहा, सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। विश्लेषण बताता है कि ये एक सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, इतने सारे देश। हाँ, यहाँ तक कि तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्वान यहाँ आते थे ज्ञान की तलाश में। आप कह सकते हैं कि ये उस दौर का एक ग्लोबल नॉलेज हब था। बिल्कुल, आज के ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसा, शायद उससे भी ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि उस समय यात्रा करना कितना मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से। और फिर पाठ्यक्रम की बात करें तो वो भी कितना विविध था। ऐसा नहीं कि बस एक ही विषय पढ़ाया जा रहा हो। जानकारी के मुताबिक बौद्ध अध्ययन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, कई सारे विषय। हाँ, ये उस समय की बौद्धिक गहराई दिखाता है। एक समग्र दृष्टिकोण था शिक्षा के प्रति। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो विश्लेषण में सामने आती है, वो है परिसर का आकार और उसकी सुविधाएं। जरा कल्पना कीजिए, उस युग में बड़े बड़े व्याख्यान कक्ष, एक विशाल पुस्तकालय जिसे धर्मगंज कहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है, कहते हैं लाखों पांडुलिपियां थी उसमें। जी हाँ, लाखों। फिर छात्रों और शिक्षकों के लिए छात्रावास, ध्यान के लिए अलग कक्ष, ये सब मिलकर सीखने और बौद्धिक बहस के लिए एक अद्भुत, एक बहुत ही अनुकूल माहौल बनाते थे। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम था। ये सब सोचना भी अद्भुत लगता है उस समय के हिसाब से। लेकिन खैर, हर उत्थान के बाद पतन भी आता है, और नालंदा की कहानी का ये एक दुखद पहलू भी है। 12वीं शताब्दी आते आते वो सुनहरा दौर खत्म होने लगा। हाँ, और इसका पतन क्यों हुआ, इसके कारणों को समझना भी जरूरी है। अक्सर हम सुनते हैं बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में, जिसने 12वीं सदी के अंत में इसे नष्ट किया। जी। और उसने यकीनन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, खासकर वो विशाल पुस्तकालय जला दिए गए। लेकिन विश्लेषण ये भी साफ करता है कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पतन की प्रक्रिया शायद पहले ही शुरू हो चुकी थी। अच्छा, मतलब आक्रमण ही अकेली वजह नहीं थी। नहीं, वो एक बड़ा झटका था, एक विनाशकारी घटना। लेकिन पतन के पीछे कई और फैक्टर्स थे। जैसे शाही संरक्षण में कमी आने लगी थी, राजाओं और अमीर लोगों से जो मदद मिलती थी वो कम हो गई। फिर राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर था, और साथ ही समाज में धार्मिक और शैक्षिक प्राथमिकताएं भी बदल रही थी। अच्छा, मतलब बौद्ध धर्म का प्रभाव शायद कम हो रहा था। हाँ, कह सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ और शायद अन्य शिक्षा प्रणालियां उभर रही थीं। तो इन सब वजहों से नालंदा जैसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। तो ये कई चीजों का मिला जुला असर था, जिसके कारण अंततः ये महान विश्वविद्यालय वीरान हो गया। ये समझना वाकई जरूरी है कि पतन अक्सर एक धीमी प्रक्रिया होती है, किसी एक घटना का नतीजा नहीं। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं वर्तमान में। सदियों की खामोशी के बाद नालंदा को फिर से जगाने का एक बड़ा प्रयास चल रहा है। जी हाँ, और ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। जैसा कि विश्लेषण बताता है, ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है, कई पूर्वी एशियाई देशों का। हाँ, और प्राचीन खंडहरों से ज्यादा दूर नहीं, एक बिल्कुल नया आधुनिक कैंपस बनाया गया है, 450 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर। बिल्कुल। और इस नए परिसर की वास्तुकला भी काफी दिलचस्प है। इसमें कोशिश की गई है कि आधुनिक डिजाइन के साथ साथ जो ऐतिहासिक नालंदा का सौंदर्य था,
उसकी भी झलक मिले। एक तरह से अतीत और भविष्य के बीच पुल बनाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शायद यही संतुलन साधने की कोशिश है। यहाँ कौन-कौन से स्कूल स्थापित किए गए हैं? हाँ, यहाँ मानविकी, ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म जैसे कई स्कूल शुरू किए गए हैं। और खास जोर दिया जा रहा है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी अलग-अलग विषयों को जोड़कर अध्ययन करना? बिल्कुल, जैसे इतिहास और तकनीक को मिलाकर कुछ नया समझना, या पर्यावरण और अर्थशास्त्र को जोड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पर काम करना। ये एक तरह से प्राचीन नालंदा की ही भावना है, जहां कई विषय एक साथ पढ़ाए जाते थे। और वैश्विक सहयोग का क्या? आपने जिक्र किया था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का। जी, वो भी एक अहम पहलू है। विश्लेषण में टोक्यो विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि हार्वर्ड जैसे दुनिया के जाने माने संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने की बात है। अच्छा। इसका मकसद साफ है, अकादमिक उत्कृष्टता का स्तर ऊंचा करना, नए विचारों और तकनीकों को अपनाना, और धीरे धीरे ही सही नालंदा की वो खोई हुई वैश्विक प्रतिष्ठा फिर से हासिल करना। ये एक नेटवर्क बनाने जैसा है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। एक शानदार ऐतिहासिक विरासत, एक नया आधुनिक परिसर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। लेकिन क्या ये रास्ता बिल्कुल आसान है या इसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी हैं? यकीनन होंगी। बिल्कुल हैं, और चुनौतियां छोटी नहीं हैं, काफी गंभीर हैं। विश्लेषण इस पर रोशनी डालता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पैसा, फाइनेंस। फंड्स। हाँ, इस स्तर की एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने और फिर उसे चलाने के लिए लगातार बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बात है, लेकिन फिर बेहतरीन फैकल्टी को सैलरी देना, अत्याधुनिक लैब्स बनाना, रिसर्च को फंड करना, इन सब के लिए सस्टेन्ड फंडिंग चाहिए। और वो कहाँ से आएगी? यही बड़ा सवाल है। सरकारी मदद तो है, लेकिन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से लगातार अनुदान और दान आकर्षित करना होगा। ये एक सतत चुनौती रहेगी। ठीक है, तो पैसा एक बड़ी चुनौती है, और इसके अलावा विश्लेषण और किन चुनौतियों का जिक्र करता है? दूसरी बड़ी चुनौती है टैलेंट को आकर्षित करना, मतलब बेहतरीन शिक्षक और छात्र। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आज दुनिया में पहले से ही कई बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। नालंदा को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के बेस्ट प्रोफेसर्स और सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी तरफ खींचना होगा। और इसके लिए सिर्फ अच्छी सैलरी काफी नहीं है। उन्हें वर्ल्ड क्लास रिसर्च सुविधाएं देनी होंगी, रहने के लिए अच्छा माहौल देना होगा, अकादमिक स्वतंत्रता देनी होगी। और ये सब कर पाना, खासकर जब यूनिवर्सिटी अभी नई है, स्थापित यूनिवर्सिटीज के मुकाबले मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि नालंदा ये सब कैसे सुनिश्चित करेगा। तो पहली चुनौती पैसा, दूसरी प्रतिभा, और कोई तीसरी बड़ी चुनौती? तीसरी चुनौती है अपनी एक अलग पहचान बनाना और इस बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में टिके रहना। दुनिया भर में हायर एजुकेशन का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT जैसी संस्थाएं सदियों से जमी हुई हैं। ऐसे में नालंदा दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन कैसे बनेगा? विश्लेषण ये सवाल उठाता है कि नालंदा की यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसकी खासियत क्या होगी? ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका कोई हल सुझाया गया है विश्लेषणों में? कैसे बनाएगा ये अपनी खास पहचान? एक सुझाव जो सामने आता है वो है कुछ विशिष्ट क्षेत्रों या नीश एरियाज पर फोकस करना। नीश एरियाज जैसे ऐसे खास विषय या अध्ययन के क्षेत्र चुनना जिनमें दुनिया में कम ही संस्थान विशेषज्ञता रखते हों, या जिनमें नालंदा अपनी ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा सके। मिसाल के तौर पर एशियाई अध्ययन, बौद्ध दर्शन, तुलनात्मक धर्म, या शायद दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यावरण से जुड़े मुद्दे। ऐसे कुछ क्षेत्रों में अगर ये उत्कृष्टता हासिल कर ले तो अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। ये दिलचस्प रणनीति हो सकती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए, फंड्स की कमी, टैलेंट को खींचने की चुनौती, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, क्या ये उम्मीद करना यथार्थवादी है कि नालंदा अपना वो खोया हुआ गौरव फिर से पा सकेगा? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? देखिए, विश्लेषण कोई पक्की भविष्यवाणी तो नहीं करता, जाहिर है, लेकिन वो नालंदा की कुछ अंदरूनी ताकतों और संभावनाओं को जरूर रेखांकित करता है। सबसे बड़ी ताकत तो इसकी अपनी ऐतिहासिक विरासत ही है। नालंदा इस नाम में ही एक आकर्षण है, एक वजन है। हाँ, ये बात तो है, जो इतिहास, दर्शन, प्राचीन ज्ञान में रुचि रखने वालों को अपनी ओर खींच सकता है। और इसके लोकेशन, क्या एशिया के केंद्र में होने का कोई फायदा है? हाँ, बिल्कुल। एशिया के लगभग बीच में इसकी जो स्थिति है वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
ये इसे पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक पुल जैसा बना सकता है। एशियाई अध्ययन, इंटरकल्चरल डायलॉग, इस क्षेत्र से जुड़े रिसर्च के लिए ये एक आदर्श जगह बन सकता है। ये इसकी एक यूनिक स्ट्रेंथ हो सकती है। और वो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां जिनकी हमने बात की थी, वो कितनी मदद कर सकती हैं इस सफर में? वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। जैसा हमने पहले कहा, प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने से न केवल नालंदा की अकादमिक प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ेगी, बल्कि उसे ग्लोबल नेटवर्क, रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज तक पहुंच भी मिलेगी। जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स, फैकल्टी एक्सचेंज, साझा रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सब इसे तेजी से वैश्विक मंच पर लाने में मदद कर सकते हैं। अकेले चलने से बेहतर है मिलकर काम करना। बिल्कुल। और इस सब में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हम नालंदा को सिर्फ एक फिजिकल कैंपस के तौर पर देखें या उससे आगे भी? ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आज के युग में टेक्नोलॉजी अकादमिक दुनिया की एक बड़ी ज़रूरत है। शिक्षण में, रिसर्च में, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सीखने के अनुभव को कहीं बेहतर बना सकता है और काम को ज़्यादा एफिशिएंट। जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज? हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम, एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब नालंदा को दुनिया भर के छात्रों और शोधकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, उन तक भी जो शायद कभी वहां आ ना सकें। टेक्नोलॉजी वाकई में अतीत के ज्ञान को भविष्य के तरीकों से जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, ऐतिहासिक विरासत, रणनीतिक लोकेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, तो ऐसा लगता है कि चुनौतियां भले ही बड़ी हों, लेकिन संभावनाएं भी कम नहीं है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार एक बहुत ही सराहनीय और महत्वाकांक्षी पहल है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें इसे फिर से ज्ञान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की अपार क्षमता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक लंबी और कह सकते हैं कठिन यात्रा होगी। हाँ, विश्लेषण भी शायद यही कहता है कि सिर्फ इमारतें बना देने से गौरव वापस नहीं आ जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने अतीत के शिखर तक पहुंचने के लिए या शायद एक नए तरह का शिखर बनाने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। वित्तीय बाधाओं को पार करना होगा, दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करना होगा और वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनानी होगी। इसके लिए दूरदर्शी योजना, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इनोवेशन यानी नए विचारों और तरीकों को अपनाने पर लगातार फोकस रखना होगा। अगर ये सब किया जाता है तो नालंदा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अपनी ऐतिहासिक महानता को फिर से पाने और वैश्विक शिक्षा व अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद कर सकता है। तो निष्कर्ष यही है कि सफलता संभव है, पर वो गारंटीड नहीं है। ये इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले सालों में इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। अगर अपनी अनूठी ऐतिहासिक पहचान और आधुनिक प्रगति की क्षमताओं का सही तालमेल बिठाया जा सका, तो नालंदा समकालीन अकादमिक दुनिया में ज्ञान का एक नया प्रतीक बन सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण से उभरता है। क्या नालंदा का ये पुनरुद्धार सिर्फ एक भौतिक संस्था, एक यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण है, या ये उससे कई ज्यादा बड़ा प्रयास है? शायद प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को, सोचने के उन तरीकों को, उन मूल्यों को आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, सामाजिक असमानता, नैतिक दुविधाएं, उनके समाधान के लिए फिर से प्रासंगिक बनाने की एक कोशिश? क्या ये अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाने का एक मॉडल बन सकता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए? ये सोचने वाली बात है।